जम्मू कश्मीर में बागियों पर बीजेपी का बड़ा एक्शन। घाटी में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को पद से हटाया। बागी नेताओं को पहले ही दे दिया गया था शो कॉज नोटिस। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने साधा गांधी, नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर निशाना। कहा तीनों परिवारों ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के लिए आमदनी क्राइटेरिया बढ़ाए जाने के फैसले का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी में की अहम पदों पर नियुक्तियां। साजिद यूसुफ शाह, साहिल बशीर भट्ट, सलमान शेख समेत कई नेताओं को दी गई अहम जिम्मेदारियां। जम्मू कश्मीर को विस्टाडोम ट्रेन की सौगात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। बडगाम और बानिहाल के बीच चलेगी विस्टाडोम ट्रेन। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। बीजेपी जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण घाटी के कुछ नेताओं को अहम पदों से हटा दिया है। इन नेताओं को पहले ही शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया था। ये नेता पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी पार्टी नेतृत्व ने पार्टी के कुछ बागी नेताओं को किनारे कर दिया है। इन नेताओं ने भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने का दावा भी किया है। यहां तक कि इन 8 विद्रोही नेताओं ने अनुशासन समिति द्वारा इन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस का लिखित जवाब भी सौंप दिया है। इसके बावजूद इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इन्हें एक तरह से हटा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का यह कड़ा एक्शन है और जो टाइमिंग है, यानी लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण घाटी के कुछ नेताओं को अहम पदों से हटा दिया है। इन नेताओं को पहले ही शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। ये नेता पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी पार्टी नेतृत्व ने पार्टी के कुछ बागी नेताओं को किनारे कर दिया है। इन नेताओं ने भविष्य में ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल न होने का वादा भी किया है। यहां तक कि इन 8 विद्रोही नेताओं ने अनुशासन समिति द्वारा इन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस का लिखित जवाब भी सौंपा है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें जो ओहदे दिए गए थे, इन्हें जो स्टेटस पार्टी की तरफ से दिया गया था, उन ओहदों से पार्टी ने एक तरह से बरतरफ कर दिया है। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। जम्मू से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। उन्हीं से इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मनोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल मनोज, जो बीजेपी का कदम है, इस कदम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 1-2 नहीं तकरीबन 8-9 बीजेपी के ये लीडर हैं और ये कहीं ना कहीं इन्हें कई ओहदे भी दिए गए थे और उसके बाद इन्हें ये कहकर कि विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे, इस वजह से इनके पदों से इन्हें हटाया गया। सबसे पहले इस कदम को किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हलचल है बीजेपी के अंदर, खासतौर पे जो कश्मीर घाटी में उनके लीडर हैं, ये हलचल कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, जब 2 वहाँ के जो लीडर हैं जिनको वहाँ से घाटी से हटा के जम्मू लाया गया था। उसमें वीर सराफ हैं और अभिजीत जसरोटिया हैं, जिनके खिलाफ ये कहा गया था कि वो कुछ वहाँ पर उनका जो काम काज है वो सही नहीं है। कुछ पार्टी के लीडरों ने शिकायत करी थी, तब से ये शुरुआत होगी। उसके बाद
8 से 10 लीडर ऐसे थे जो कश्मीर घाटी के अंदर हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। शोकाज नोटिस उनको पार्टी की तरफ से दिया गया और उनसे ये कहा गया है कि आप पे इल्ज़ाम है कि आप पार्टी के जो फ़ायदा है या पार्टी का जो मंशूर है उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, यानी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में उनको मुलविस बताया गया था। और जिसके बाद उन्हें एक शोकाज नोटिस भी दिया गया था और डिसिप्लिन कमेटी ने यह कहा था कि आप माफ़ी मांग लें कि आप इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं वो आप दोबारा ना करें। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी जैसा कि आपने पहले कहा, लेकिन उसके बाद भी आज जिस तरह से पार्टी सदर की तरफ से 2 ऑर्डर्स इशू किए गए हैं जिसमें जो ये लीडरान हैं उनको अपने ओहदों से हटाया गया है, उसमें खासतौर पर जो मंजूर अहमद भट्ट हैं जो कि मीडिया के इंचार्ज थे कश्मीर वैली को, उनको उनके ओहदे से हटाया गया है। इसी तरह से कुछ और भी तब्दीलियां की गई हैं। तो ऐसा साफ संकेत है बीजेपी की तरफ से कि जो भी वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो या उसे कोई भी जिम्मेदारी पार्टी की दी गई हो, अगर वो पार्टी के मफाद के खिलाफ काम करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अबू हुरैरा, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी कोई भी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती है जिससे उसको लगे कि पार्टी को नुकसान हो सकता है। कश्मीर घाटी बीजेपी के लिए एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बन गया है। वो चाहते हैं कि वहाँ जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो खास तौर पर है, जिस पर बीजेपी की खास नजर है, हालांकि कोई भी सीट उनके लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर की सीट हो या फिर साउथ कश्मीर की अनंतनाग राजौरी वाली सीट हो, लेकिन अनंतनाग राजौरी वाली सीट पर खास नजरें हैं बीजेपी की। और टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की है उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले ही ये साफ संदेश दिया है पार्टी वर्कर्स को, पार्टी लीडरशिप को, कि उस सीट पर आपको काफ़ी मेहनत करनी है और इस सीट को जीतना है। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाता है या उसका उल्लंघन करता है, जिस तरह के पार्टी के रूल्स हैं, क्योंकि जो भी कोई पार्टी है वो अपने रूल्स रेगुलेशन से चलती है और अगर उस रूल्स और रेगुलेशंस के बरखिलाफ वो काम करे, उनके खिलाफ काम करे, तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। जहां पर पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा हो वहां पर वो किसी भी लीडर को स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसा ही देखा जा रहा है बीजेपी के अंदर। और ये जो फेरबदल है वो इसी नतीजे में किया गया है कि जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो पार्टी के पद अधिकारी हैं, मनोज बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक चीज कही कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो कार्रवाई है, लोकसभा चुनाव से पहले आपने कहा कि यह कार्रवाई की गई है। यहां पर एक चीज और है जो टाइमिंग है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होंगे और भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो होने ही होने, ये तो तय है। और उससे पहले ये जो बड़ा एक्शन इन नेताओं पर लिया गया है, मनोज, क्या इसे ये मानकर चला जाए कि बीजेपी कोई लूप होल से नहीं छोड़ना चाह रही है, कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाह रही है, कोई कमजोर कड़ी एक तरह से नहीं छोड़ना चाह रही है, वो चाह रही है कि पूरे होमवर्क के साथ, पूरी तैयारी के साथ कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, और इसी वजह से शायद ये बड़ा एक्शन लिया है। वरना तो इन नेताओं ने माफी भी मांगी थी, इन नेताओं ने लिखित में भी दे दिया था, उसके बाद भी इन पर कार्रवाई हुई, इन पर गाज गिरी। जी हाँ, बिल्कुल। अबू हुरैरा, देखें जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जैसा कि सबको मालूम है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उस पर जम्मू की है या कठुआ की जो सीट है, यहाँ ये माना जाता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि पहले ही काफ़ी हम ये कह सकते हैं काफ़ी मार्जिन से यहाँ ये सीटें जीत चुके हैं। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जो घाटी की 3 सीटें हैं, अनंतनाग की सीट हो, अनंतनाग की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या फिर बारामूला की लोकसभा सीट हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी तरीके से भी उस पर कोई भी, हम ये कह सकते हैं कि वो उस तरह से मेहनत ना करें जैसा कि बाकी सीटों पे की जानी चाहिए। क्योंकि अभी देखें कि जब डिलिमिटेशन हुई थी तो उसके बाद से जो अनंतनाग की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ राजौरी का एक बहुत बड़ा इलाका उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो उससे मनोज मेरे साथ, मनोज आप बने रहिए, मनोज बने रहिए। इस वक्त 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएस पठानिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और दीपक मिश्रा कांग्रेस से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आरएस पठानिया जी और दीपक शर्मा जी, दोनों का बहुत स्वागत है महासंग्राम 2024 में। आरएस पठानिया जी, पहला सवाल आपसे, कुछ नेताओं पर गाजगिरी है, कुछ नेताओं को शो कॉज लेटर दिए गए थे बीजेपी में, इसके बावजूद भी माफी भी ये नेता मांगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन नेताओं पर कार्रवाई की गई,
क्या क्या वजह है? जी आदाब, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो जो पब्लिक डोमेन में है, जी। मैं उसी पे बात करूंगा कि कुछ नेता जो कश्मीरी संभाग से पुराने नेता बड़ी देर से पार्टी में कामकाज कर रहे थे, लेकिन कुछ वो कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। हम्म। तो आग तो वहां थी और शिकायतें भी वहां से थी। पार्टी ने खैर उन सारे फैक्ट्स को, सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके विरुद्ध शुरू की थी। हम्म। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करने के दौरान जैसे आपने कहा कि एक उन्होंने माफीनामा उसमें अपना जरूर पेश किया था, और ये पार्टी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट किया है कि अनुशासन, कोई भी संगठन और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता कम से कम बिल्कुल नहीं चलेगी। हम्म। भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। फैसला सभी लोग मिल के लें, हम्म। सभी लोगों की राय के साथ हो, लेकिन जब फैसला हो जाए तो उस फैसले को सर्वमान्य, सर्वव्यापी और सर्व जिसे कहते हैं एक नेताओं के मंच पे, प्लेटफॉर्म पे जिसने आके सभी पार्टी लोग के लिए इतने साल दिए, उनको एक मौका भी पार्टी ने नहीं दिया। देखें। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि एग्जैक्ट वो जो तथ्य क्या है। पार्टी का जी। जो भी फैसला है वो एक सोचा समझा और कैलकुलेट किया हुआ, और सिर्फ एक नहीं, कहीं प्लेटफॉर्म पे, कहीं लेवल्स पे उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद पार्टी डिसीजन लेती है। जी। पहले तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का फैसला, फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आहिस्ता आहिस्ता ऑन दी बैक बर्नर जिसे कहते हैं रखने का, और आज जैसे अब आज वाले फैसले की बात कर रहे हैं, पार्टी के हित में और ओवरऑल राज्य के हित में भी यही है कि पार्टी एक अनुशासनिक तरीके से चले। हम्म। पार्टी में दाएं बाएं, पार्टी के नेता में कंफ्यूजन रहे, पार्टी के नेता में पार्टी के तरफ जो उसका डिवोशन है, जो डेडिकेशन है, उसमें कमी आ जाए। हम्म। एक हम का एक वो जिसे कहते हैं आदमी इनडिसिप्लिन करके पूरी पार्टी को, पूरे सिस्टम को, पूरा माहौल को खराब करने की कोशिश करे, इन सभी को मद्देनजर रख के पार्टी ने चलिए, ठीक है। कलेक्टिव रीजन ठीक है, फैसला मैं लेती दीपक दीपक शर्मा जी, बीजेपी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? आरएस पठानिया जी ने कहा कि अब पूरा एक प्रोसेस इसका रहा और पूरी कई बैठकें इसके लिए हुई और उसके बाद इस तरह का कदम उठाया गया है एक प्रोसेस के बाद। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी, जम्मू कश्मीर बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और उसका ये नतीजा है? देखिए, जहाँ तक इस विषय की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। जी। और मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि किस विषय को लेकर इनका क्या बवाल हुआ है। लेकिन असल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में ही जो लोग भाजपा के साथ जुड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को देखकर अपनी अंतरात्मा को की आवाज को सुनने लगे हैं। और अब ऐसा माहौल बना है कि लोग जो हैं वो अपनी, जिसे कहते हैं, अपनी रूह की आवाज को सुनकर जो हैं वो भाजपा के ही उन हथकंडों के खिलाफ बोलने लगे हैं कि निसंदेह जनता के साथ ये धोखा है। शायद ऐसा जैसा कुछ हुआ होगा, लेकिन बहरहाल पूरी ईमानदारी से मैं कहूं कि किस विषय को लेकर इन्होंने क्या कहा वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। आरएस पठानिया जी, दीपक जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी की जो सच्चाई है वो एक तरह से निकल कर आ रही है, लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं और इस वजह से पार्टी को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर। आंतरिक लोकतंत्र, इनर पार्टी डेमोक्रेसी अगर पूरे देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर जिंदा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी है जहां पे एक चाय बनाने वाला जो रेलवे स्टेशन पे चाय बनाला वो भी एक सपना ले सकता है और भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसका ना को परिवार, ना परिवार में कभी किसी ने, कई पुश्तों से कभी किसी ने नीति या राजनीति की हो। एक 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 नर्स, पहले टीचर, पहले नर्स फिर टीचर, और फिर एक एसटी समुदाय से, पछड़े समुदाय से, बैकवर्ड समुदाय से उड़ीसा के रहने वाली महिला उस देश की राष्ट्रपति बनने का सपना ले सकती हैं। ऐसे ही हर एक आम आदमी, चाहे एमएलए या विधायक बनने का सपना भारतीय जनता पार्टी में आगे पनप सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन सभी पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों को प्रेफर करें, 8 लोग हैं, 8 के 8 लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, उनकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बाद पार्टी ने ड्रॉप की गई है। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि ये लोग साइडलाइन हो गए। कुछ पार्टी ने अरेंजमेंट करके पार्टी में संगठनात्मक कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये साइडलाइन हो गए या साइड में चले गए। ऐसा कहीं भी कोई मैसेज देने की कोशिश पार्टी ने की नहीं है।
फिलहाल जो पोजीशन है वो पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के नेता हैं, और किसी से भी कोई भी जिम्मेवारी, ये सब एग्जिस्टिंग जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अपनी निभा रहे हैं, किसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं गई है। लेकिन फिर ये ट्रेड करूंगा कि चलिए ठीक अनुशासन, है, दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, समय कम है, क्या यहां पर अपोजिशन पार्टियों को या कांग्रेस को सीखना चाहिए? आपने गलती की है तो आपको पार्टी में रहने का हक नहीं है, आपको अपने ओहदे पर रहने का हक नहीं है, और शायद यही एक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। दीपक जी। नहीं, बीजेपी की ऐसा डिफरेंस, बीजेपी को मुबारक, जिस लोकतंत्र की ये बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखा जाएगा। अगर आंतरिक लोकतंत्र की भी बात करते हैं, देश की कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके चुनाव जो हैं वो बाकायदा आपके सामने हैं, खड़गे जी को किस तरह से पूरे आंतरिक चुनाव हुए हैं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने में पूरे देश में जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होकर इन्होंने लोकतंत्र नहीं, इनके यहाँ जो गलती करता है उसे सजा मिलती है, और ये मिसाल है। 8 लोगों ने गलती की, 8 लोगों को सजा मिली है, उनके ओहदों से हटा दिया गया है। क्या कांग्रेस इस तरह का कदम उठाती है? देखिए, ऐसा है, ये इन लोगों का अपना, इनका क्या विषय है क्या नहीं, निसंदेह कांग्रेस में भी इस तरह के अगर कोई किसी तरह की बात होती है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। एक सीमा है हर चीज को कहने की, और उस दायरे में रहकर ही नेताओं को जो है वो अपनी पार्टी के संविधान और विचारधारा के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई ना दे, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं मनोज आपके पास आना चाहूंगा। मनोज, जो सवाल मैंने दीपक शर्मा जी से किया था, उन्होंने बहुत सही उसमें तो एक तरह से जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या ये एक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान, अगर हम बात करें कि यहां पर जो कसूरवार थे उन पर एक तरह से गाज गिरी है, उनको ओहदों से हटाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपोजिशन पार्टियों की बात की जाए, वहां पर क्या ये स्पेस रहता है कि आप गलती करने के बाद भी अपने ओहदे पर रह सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट बात है कि बीजेपी के अंदर जो है वो डिसिप्लिन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हमने देखा है कि कांग्रेस के, चाहे जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कई नेता ऐसे पाए गए हैं कि जो जिन्हें ये कह के पार्टी से निकाल दिया गया था, कि ये कहा गया था कि ये उन्होंने इनडिसिप्लिन किया है, और उसके बाद जब वो दूसरी पार्टी में चले गए, वो कुछ महीनों के बाद ही जब वो वापस आते हैं तो उनका ये कहा जाता है कि इनकी घर वापसी हुई है। यानी उस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स कांग्रेस ने फॉलो नहीं किए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह का ये एक्शन लिया है, जिस तरह से उन अधिकारियों को अपने ओहदों से हटाया गया है जिनके बारे में शिकायत मिली थी कि वो पार्टी की गतिविधियों, पार्टी की इंटरेस्ट के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनको जब बाहर का रास्ता दिखाया, या यूं कहें कि उनके ओहदों से जब उनको हटाया गया है, तो उससे दो मतलब हैं हुरेरा। एक ये कि वो जो लीडर हैं वो अपने आप को ये ना समझें कि अगर उन्होंने गलती करी, माफी मांग ली और उनको माफ किया जाएगा। दूसरी बात यह कि जो नए लीडर आए हैं, जो नए पद अधिकारी होंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि उन्हें एक बात का डर जरूर रहेगा कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, तो जिसका सीधा सीधा फायदा पार्टी के अनुशासन पे रहेगा, और पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती है उसमें उसको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं दीपक शर्मा जी, क्या बीजेपी के इस कदम को होमवर्क के तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कोई कमी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, और होमवर्क की अगर बात की जाती है तो बीजेपी होमवर्क में हमेशा आगे रहती है और कांग्रेस हमेशा पिछड़ी हुई नजर आती है। तो क्या इस कदम को इस तरह से भी देखा जा सकता है, दीपक शर्मा जी? देखिए, नालायक बच्चे का बस्ता हमेशा भारी होता है जी। और दूसरी बात यह है कि बेहतर होता आप इस डिबेट में ये चीज भी चर्चा में जरूर लाते कि आखिर विषय क्या था, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने किस बात के ऊपर जो है वो बवंडर खड़ा हुआ है। अगर वो विषय होता तो शायद और तफसील के साथ मैं इसके ऊपर बात कर नहीं, कुछ तो कमियां और कुछ तो गलतियां रही होंगी जिसकी सजा दी गई है, जिसकी वजह से ये ओहदे लिए गए हैं वापस। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा, ये इनका आंतरिक मामला है, उसके बीच में हम किसी तरह की बातचीत या टिप्पणी करना जायज नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम बीजेपी होमवर्क कर रही है, अपनी तैयारियां मजबूत कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है, कोई कमजोर कड़ी है तो उस पर काम कर रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक तो खासियत है कि ये सत्ता में आने के बाद एक ही चीज के लिए हमेशा जो है वो मेहनत करते हैं कि चुनावों की दृष्टि से ही सब काम हो। चाहे वहां मणिपुर जल रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पठानिया जी अपने आप बीच वोट में बोल बैंक सकते की हैं, फिक्र। बिल्कुल समय कम है, आप बीच में बोल सकते हैं जी। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको साइट करूंगा। जी भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ, ठीक है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, कई बारी लड़ाई भी रहा, संशय भी रहा, लेकिन कभी भी पार्टी टूटी नहीं, कभी भी पार्टी में विरोध नहीं हुआ। कांग्रेस का 47 से अगर पहले अगर इतिहास कर ले, दीपक जी अगर बात कर ले, नरम गाल और गरम दाल सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। कांग्रेस आई, कांग्रेस हो, शरद पवार, ममता बनर्जी, और इनके साथ साथ कांग्रेस की कितनी शाखाएं टूटी, तृणमूल करके या हर जगह ये एनसीपी करके। तो कांग्रेस का एक तो इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें डिसिप्लिन को और विचारधारा में जो उसका मूल है वही इसका बेसिक है, उसको कंसेंससली सबको फॉलो करना पड़ता है। यही सबके लिए साफ स्पष्ट पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का ये मैसेज है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी दीपक है जी कि आप बोल सकते हैं बीच में जी। कांग्रेस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, नॉर कांग्रेस इज अ कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। दैट्स व्हाई कांग्रेस इस तरीके के पॉइंटर्स भारतीय जनता पार्टी में लेना चाहती है। मैं फिर साफ दीपक शर्मा जी आप बोल सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, फिर आप कहेंगे मौका नहीं मिला। सोच के साथ, एक नहीं, एजेंडे देखिए, के साथ, मैं एक बीच विजन में के साथ बोलना इस देश अच्छा में नहीं उतरी है। समझता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के जनमानस का, चाहे एससी नहीं, बीच में तो बोलना पड़ेगा। आप बीजेपी को कैसे शिकस्त देंगे, बीजेपी से कैसे आप लड़ेंगे, आपको बीच में तो बोलना पड़ेगा। वैसे नियमानुसार जब एक व्यक्ति बोल रहा हो, मैं पिछले 15-20-18 सालों से प्रवक्ता का काम कर रहा हूं, बीच में बोलना हम इसको जो है वो अच्छा नहीं समझते। लेकिन बहरहाल आपकी इस डिबेट में जब आपने बात कही, तो जब हमारी पार्टी से, कांग्रेस से कुछ लोग अगर गए और उन्होंने ये किया, वो बाहर जाकर पार्टियां बनाई, तो इसमें स्पष्ट है कि वो कांग्रेस से बाहर चले गए। उन लोगों को जो है वो कांग्रेस में, आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों ने जो है वो पार्टी छोड़कर जो है वो अपने लेवल पे किया। अगर इस पे कहने लगूं तो मेरा ख्याल ज्यादा नहीं होगा, दर्जनों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तो अपनी कहना पार्टियां बनाई। चाहिए दीपक शर्मा जी, कैसे अपना मैसेज आप भेजेंगे, कैसे आप बीजेपी की कमियां निकालेंगे, यही तो प्लेटफॉर्म है, आपको कहना चाहिए। आप कब तक सोचते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरएस पठानिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज कौल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन महासंग्राम 2024 का दूसरा जो मुद्दा है उस पर भी हम लौट कर आएंगे। छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024, और दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे। हिमाचल से बड़ा मुद्दा है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के एक निजी होटल में 75 से अधिक की संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित शीर्ष भाजपा नेताओं ने बैठक की है। यह इंडोर बैठक ऐसे समय में हुई है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार किए जाने से नाखुश हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के आयोजन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अहम भूमिका रही है। तो हमीरपुर में खराब प्रदर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल काफी चिंतित हैं, और यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है। तो आपको बताते चले कि हमीरपुर सीट आशीष कुमार, आपको बता दें कि यह सीट काफ़ी अहम है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की अहम भूमिका रही है इस मीटिंग कराने में, और हिमाचल के हमीरपुर में हुई बीजेपी की अहम बैठक में 75 से ज्यादा वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। तो आपको बताते चलें कि एक बड़ी मीटिंग की गई है, 75 से ज्यादा नेता इसमें शामिल रहे, और ये मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है।
तो क्या भाजपा में हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ये नेता नाराज भी बताए जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीधे शिमला का रुख करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शिमला से। राजेंद्र, क्या इस जो मीटिंग हुई है बीजेपी के, बताया जा रहा है कि 75 नेता इसमें शामिल हुए, कई शीर्ष नेता भी बीजेपी के इसमें शामिल हुए हैं, तो क्या इस मीटिंग के माने ये निकाले जाएं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या ये जो नेता हैं पार्टी लीडरशिप से कुछ नाराज हैं? वजह क्या है इस मीटिंग की? अबू दरअसल बैठक का आयोजन किया गया था हमीरपुर जो संसदीय सीट है वहाँ पर किस प्रकार से आगे की कार्यक्रम किए जाने हैं, आगे की गतिविधियाँ की जानी है, इसको लेकर जो पूरे ज़िला के कार्यकर्ता थे, वो पदाधिकारी थे, वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं और प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। और अनुराग ठाकुर का दौरा भी कुछ दिन पहले वो प्रस्तावित था, तो दौरे की तैयारियों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के दौरे की तैयारियों को लेकर और हमीरपुर संसदीय सीट में किस प्रकार आगे की जो पार्टी की रूपरेखा है, कार्यक्रम जो जिला को दिए गए हैं, उनको किस प्रकार से निभाना है, जिम्मेदारियों को, तमाम जो विषय थे वो इस बैठक में लिए गए हैं। और जिला के सभी बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे, प्रभारी संसदीय क्षेत्र के और सह प्रभारी वो भी बैठक में मौजूद रहे हैं। तो काफ़ी विस्तृत ये बैठक हुई हमीरपुर के एक निजी होटल में। ये बैठक आमतौर पर यहीं पर भाजपा की बैठकें आयोजित होती हैं, हालांकि बैठक में प्रेम कुमार धूमल मौजूद नहीं थे और ना वो अपेक्षित भी नहीं थे। तो एक विस्तृत कार्य योजना है। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का अगर हम जिक्र करें, हमीरपुर ज़िला में भाजपा के पास वर्तमान में एक भी सीट नहीं है। 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर हमीरपुर ज़िला में भाजपा को हार झेलनी पड़ी है। इसके अलावा पूरे संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, ऊना से सिर्फ सतपाल सत्ती जीत कर आए हैं। अब इसके अलावा सभी सीटें भाजपा को हारनी पड़ी हैं। बिलासपुर में ज़रूर जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गृह जिला बिलासपुर है, वहाँ से भाजपा को कुछ राहत मिली है और वहाँ से 3 सीटें जो भाजपा के बड़े नेता हैं तीनों ही वो जीत कर आए हैं। 1 सीट वहाँ से कांग्रेस को मिली है। तो पूरे संसदीय क्षेत्र में 17 में से केवल 4 सीटें भाजपा के पास हैं और जो बाकी 13 सीट्स हैं वो कांग्रेस के पास हैं। तो भाजपा के लिए ज़रूर चिंता का विषय है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रहता है। और हमीरपुर ज़िला क्योंकि सेंटर है तो ऐसे में अधिकतर चर्चा हमीरपुर ज़िला में ही होती है और वहाँ से ही भाजपा को एक भी सीट नहीं है। लेकिन इससे पहले का अगर इतिहास देखें, पहले के विधानसभा चुनावों के परिणाम देखें तो वो भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं रहते हैं। कई बार स्थिति 3-2 की हो जाती है, कई बार 1 सीट कांग्रेस के पास और 4 सीटें भाजपा के पास। ऐसी स्थिति भी हमीरपुर में आई। बिल्कुल, यानी राजेंद्र इस मीटिंग के ये माने निकाले जाएं कि बीजेपी एक तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। अनुराग ठाकुर बिल्कुल वहाँ से सांसद के रूप में जीतकर लोकसभा पहुँचते आ रहे हैं। तो संसदीय सीट के तौर पर कांग्रेस को जरूर चाहेगी, कांग्रेस इस बार वहां पर अपना खाता खोलना चाहेगी लंबे समय से। बिल्कुल। लेकिन विधानसभा के परिणामों को अगर संसदीय सीट के ऊपर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो उसमें भाजपा कहीं जरूर पीछे है और इसको लेकर लगातार मंथन। तो बिल्कुल पीछे जो गलतियां भाजपा से हुई हैं, भाजपा उन गलतियों को नहीं दोहराना चाह रही है राजेंद्र, और इसी वजह से एक तरह से भाजपा अभी से मंथन कर रही है, अभी से मीटिंगों का दौर चल रहा है और इस मीटिंग को भी आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर एक तरह से देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े इशू और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।